हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग हिंदी उपन्यास का विकास पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। अभी से पहले इसका और भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियो को देखें, वहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिंदी उपन्यास का विकास में महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उनसे रिलेटेड उपन्यास। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि अभी से पहले हम लोग ने जैनेन्द्र के बारे में देख लिए थे, और उसके बाद और आगे बात करें तो देवराज जी के बारे में, विष्णु प्रभाकर जी के बारे में। यहाँ से आज हम लोगों को देखना है, यहाँ हम लोगों ने छोड़ा था पिछले वीडियो में, यहाँ से आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से कहता है कि उदय शंकर भट्ट एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। तो यहाँ से हम लोग उदय शंकर भट्ट जी के बारे में देखेंगे जो एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। तो इनका जो उपन्यास इधर यहाँ पे दिया गया है उपन्यास, और इनका उपन्यास का जो वर्ष रहा वो दिया गया है और उसका विषय दिया गया है। तो यहाँ से जो इनका उपन्यास है नए मोड़ का जो है वह प्रकाशन वर्ष 1954 रहा। यह सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण इसमें किया गया है। सागर लहरें और मनुष्य इसका जो है वह 1956 बम्बई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण इसमें है। लोक परलोक ध्यान देंगे 1958 ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। शेष अवशेष यह 1960 जो साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। इस पे आगे की ओर बढ़िए तो आप यहाँ से देख सकते हैं भगवती चरण वर्मा। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो भगवती चरण वर्मा जी है, ये व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार है। इनके प्रमुख कृतियां इस प्रकार है, जिनमें आप देख सकते हैं पतन जो 1927 में, अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यासकार है। ये चित्रलेखा यह 1934 में जो पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण करता है। 3 वर्ष यह 1936 में है जो प्रेम का विवाह में परिणति इस समस्या का चित्रण ये इसमें इसका विषय है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये आपको ध्यान रखना है, टेढ़े मेढ़े रास्ते ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। जो 1946 में गांधीवादी साम्यवादी और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया है। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे यहाँ पे अगला जो आपको देखने को मिलेगा वह आखिरी दाव। देखिए यहाँ से आपको यहाँ से आखिरी दाव है जो 1950 में एक जुआरी की असफल प्रेम कथा है। अपने खिलौने 1957 जो दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग है। भूले बिसरे चित्र 1959 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य के परिवर्तन की कथा। वह फिर नहीं आई 1960 जो आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जीवी विषा का चित्रण। सामर्थ्य और सीमा 1962 जो प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण। थके पांव 1963 इसका यहाँ पे कोई विषय नहीं दिया गया। रेखा 1964 नारी के गहन अंत द्वंद का चित्रण। सच्ची सीधी बात 1968 जो सन 1938 से 1948 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन। सभी नचावत राम गोसाई ये जो है 1970 के जो सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण इसमें है। प्रश्न और मारीचिका यह 1973 में व्यक्ति के मन में विघटित इसका जो विषय रहा, व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मारीचिका का चित्रण। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अन्ना तोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। आप ध्यान रखेंगे थाया का प्रभाव है जो फ्रेंच उपन्यासकार अन्ना तोले जी हैं। तो आपको यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं। तो चलिए आगे पॉइंट्स को देखते हैं। आपको पता चलेगा उपेंद्र नाथ अशक जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहे उपेंद्र नाथ अशक को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि इन सभी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि चितेरा उपन्यासकार निम्न में किन्हें कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे। इनकी प्रमुख रचना यहाँ से आप देख सकते हैं सितारों के खेल, गिरती दीवार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गिरती दीवार ध्यान रखिएगा आप लोग, गिरती दीवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1947 में है। गर्म राख 1957, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर
1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदिल का एक अंश 1968, एक नन्ही कंदिल 1969, बांधो न नाव इस ठाव 1974, निमिषा 1980, पलटती धारा 1997। तो आप लोग ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में अवश्य आ जाएगा। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देख सकते हैं उपेंद्र नाथ अशक ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फल्लू से प्रेरणा लेकर कीर्ति दीवारे को कई श्रृंखला में लिखा है। आप ध्यान रखेंगे पूरे पॉइंट्स को, आप लोग पूरे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, इसको रटने की कोशिश करें। सुमित्रानंद पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। यह इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि सुमित्रानंद पंत ऐसे पूछा जाएगा कि बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यास की संज्ञा किसने दी है, तो आप ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी नारायण लाल की बात करें तो यह व्यक्तिवादी उपन्यासकार है और इनकी कृतियां इस प्रकार है, जिनमें धरती की आंखें 1951 में इन्होंने लिखा, बयां का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूप जीवा 1969, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, बसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनाट पैलेस 1986। तो ये जो सभी यहाँ से आपको देखने को मिले ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल जी के हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक दो बार देखने से आपको अवश्य याद हो जाएगा। बृंदालाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। आप इसको इम्पोर्टेंट वीवीआई मोस्ट कह सकते हैं, मोस्ट वीवीआई है, आप इसको नोट कर लेंगे। बृंदालाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रारंभिक उपन्यास इस प्रकार है, जिसमें आप फर्स्ट देख सकते हैं संगम जो 1927 में, प्रत्यागत 1927, लगन 1928, कुंडली चक्र एवं प्रेम की भेद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। ये जो सभी है समाज की यथार्थ की अभिव्यक्त करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। और ये सभी जो है वे वृंदालाल वर्मा जी के हिंदी में उपन्यास है। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देख सकते हैं कि वृंदालाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो आप देख सकते हैं। इसमें यह इंपॉर्टेंट यहाँ से जो होगा आपको यहाँ से बताया जाएगा। तो यहाँ से गढ़कुंडार 1928, विराट की पद्मिनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे 1936, मृगनयनी 1950, टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई आपको ध्यान रखने 1955, भुवन विक्रम यहाँ से देख सकते हैं भुवन विक्रम 1957, माधव जी सिंधिया ये 1957, झांसी की रानी आप याद रखेंगे एक इनकी है, तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं 1946, कचनार 1948, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973। तो ये जो सभी आपको देखने को मिलेंगे ये वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो आप देख सकते हैं राहुल संकृतायन की प्रमुख औपन्यासिक कृतियां निम्न हैं, जिनमें आप देख सकते हैं उपन्यास, उनका वर्ष और विषय। तो जीने के लिए यह जो है 1940 जो भारत के विक्षुब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण, सिंह सेनापति 1942, वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा इसमें है। जय योध्या 1944 जो यमुना सतलज एवं हिमाचल के बीच स्थित योध्या राज के अवसान का चित्रण है। मधुर स्वप्न 1950 मध्य एशिया के अभिभूत मजदक के अनुयायी अर्जनगर के जीवन दर्शन का चित्रण है। वृषमृत देखिए यहाँ से वृषमृत यात्री 1954 जो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ये 1954 में ये बौद्ध यात्री नरेंद्र यशर की जीवन पर आधारित है। तो आप सभी को एक दो बार अवश्य देखें ताकि आपको समझ में अवश्य आए। आगे की ओर बढ़िए तो आप देख सकते हैं कि राहुल संकृतायन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। आप इसको आप इसको अच्छे से याद कर ले, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं।
देखते हैं तो यहाँ से कहता है कि सन 1961 में प्रकाशित राहुल कृत दिवोदास उपन्यास में आर्यों की उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण किया गया है। चतुर्सेन शास्त्री की प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें वैशाली की नगर वधु 1949 जो बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण है, रक्त की प्यास 1951, आलमगीर 1954, वयम रक्षाम 1955 जो आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा है, सोमनाथ 1955 जो शिव उपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। गोली 1956 जो देसी रियासत में शामकों की घृणित विलासिता का चित्रण है इसमें। सोना और खून 1960 आप देख सकते हैं। रांगिया राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, ध्यान से आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़े तो यहां से कहता है कि रांगिया राघव ने 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की, जिनका जो इस प्रकार आप देख सकते हैं, एक तो जीवन परक उपन्यास लिखे और उसका वर्ष लिखे, और सेकंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो ग्रामीण एवं नगरीय अर्थार्थ पे लिखे, और थर्ड जो इन्होंने लिखा है वह ऐतिहासिक पे लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जीवन परक उपन्यास को देख लेते हैं। देवकी का बेटा, ध्यान रखेंगे ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देवकी का बेटा, इसका कोई वर्ष नहीं दिखाया गया। यशोधरा जीत गई इन्हीं की है। लोई का ताना इन्हीं की है। रत्ना की बात इन्हीं की है। भारती का सपुत्र। तो यहाँ से आप ये तीनों जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है ना, आप ये तीनों को नोट कर लेंगे और इसको रिवीजन करेंगे अवश्य। तो ये सभी इनके हैं, रांगिया राघव जी की। और भारती का जो सपूत है वह 1954 में प्रकाशित। लखिमा की आंखें 1957 में। जब आवेगी काल घटा 1958, धुनी का धुआं 1959। ये सभी जीवन परक है। आइए ग्रामीण को देख लेते हैं। तो ये हुजू 1951, सीधा साधा रास्ता 1951, कब तक पुकारू 1957, राई और पर्वत 1958, छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे इसको 1959, पथ का पाप 1959, धरती मेरा घर 1960, आखिरी आवाज 1962। तो ये सभी जो है वे ग्रामीण एवं नगरीय जीवन पे हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ इनको आप देखने में मिल जाएगा। मुर्दों का टीला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह पूछा जा चुका है। तो ये रांगिया राघव जी के मुर्दे का टीला जो 1948 में इसका जो विषय वस्तु रहा वह मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर आधारित है। प्रतिदान 1950 जो महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। सीवर 1951 जो हर्ष काल के हाथ से मान भारतीय सामंतवाद का चित्रण है। अंधेरे के जुगनू 1953 दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण है। पक्षी और आकाश 1957, राह न रुकी 1958 जो महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो आगे हम लोगों को देखने में मिलेगा कि रांगिया राघव का कब तक पुकारो उपन्यास जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। रांगिया राघव का विषाद मठ 1946 ईस्वी में बांग्ला के अकाल पर आधारित है। तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको भी। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हैं। इसको आपको नोट ही करना है कि कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि किसने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। तो आप ध्यान रखेंगे ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है। तो आइए देख लेते हैं अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा उपन्यास का वर्ष और विषय। महाकाल 1947 जो बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण करता है। सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956 जो लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। शतरंज के मोहरे 1959 जो अवध के नवाबों के हौसो उन्मुख जीवन का चित्रण है। तो ये चारों आपको नोट करने हैं और चारों रिवीजन में लगा देने हैं। सुहाग के नुपुर 1960 जो मध्यकालीन कुल बधुओं एवं नाहर बधुओं का चित्रण है। अमृत और विष 1956 जो भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 जो मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है।
एक दाने मिश्रानय 1972, जो आचार्य भार्गव सोमहुति नेमिस आंदोलन एवं सांस्कृतिक पूर्ण जागरण का चित्रण है। मानस का हंस, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको नोट करना है, जो 1972 में तुलसीदास के जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। नाच्यो बहुत गोपाल 1978, जो भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मक के साथ चित्रण है। खंजन नयन 1981, सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित। बिखरे तीन के 1982, अगिन गर्भा 1983, करवट 1985, जो लखनऊ के एक खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण इसमें है। पीढ़ियां 1990, जो करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने जो अमृतलाल नागर जी के हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो अगला आपको देखने को मिलेगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और इनके बारे में जो उपन्यास इन्होंने लिखा है, तो आइए उनको देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास और उपन्यास का विषय वस्तु, आधार और वर्ष आइए देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो 1946 में, जिसका आधार बाणभट्ट निपुणिका न्यूनिया, और इसका जो विषय वस्तु रहा वो प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण। चारु चंद्रलेख, जो 1963 राजा सातवाहन चंद्रलेखा कि यह आधार लिया गया है, और 12वीं से 13वीं सदी के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का इसमें चित्रण है। पुनर्नवा, ये जो 1973 के लोरकाइन एवं मृच्छकटिकम के आधार है, और यह वर्ण व्यवस्था एवं नारी का शोषण का चित्रण इसमें किया गया है। अनाम दास का पोथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है। 1976 में छंदोज्ञ एवं बिहदारनायक है, जो औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इसमें कन्हैया लाल ओझा के महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना इस प्रकार है, जिसमें आप देख सकते हैं संपर्क और समर्पण 1950, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु और सीमांत 1967। तो ये आपको याद रखने हैं, और साथ में यहाँ से सर्वनाम इन्हीं की है, जो 1976 में बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन एवं आर्य अनार्य पर आधारित है। यह संभावी 1983, जो हड़प्पा सभ्यता एवं देव सभ्यता का केंद्रित है। कसौटी 2000 में कृष्ण चंद्र वर्मा भिक्खु ने निम्न उपन्यास लिखे हैं, तो आइए देख लेते हैं कृष्ण चंद्र वर्मा जी के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आदमी का बच्चा, जो 1950 में, संक्रांति 1951, भंवर जाल 1954, तो ये सभी आप देख लेंगे। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकीय ने निम्नलिखित 2 उपन्यास लिखे, जिनमें बहती गंगा 1952, जो काशी के जीवन और संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण है। सचितात् प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। ये सभी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी के हैं। शिव प्रसाद सिंह ने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, जिनमें आप देख सकते हैं उपन्यास अलग अलग बैतरनी 1967, जो आजादी के पूर्वांचल के गांव की जिंदगी का तार्किकता का चित्रण। गली आगे मुड़ती है 1974, तो आप ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को आप लोग। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा नीला चांद, यह 1988 के जो भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण है। तो ये सभी आप पॉइंट्स देख लेंगे, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अगला जो आपको देखने को मिलेगा, यह दिल्ली दूर है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली दूर है, जो 1993 हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट का है। आनंद प्रकाश जैन, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा आनंद प्रकाश जैन जी के बारे में। इनका उपन्यास आप देख सकते हैं तीसरा नेत्र, जो 1957, कठपुतली के धारों, देखिए यहाँ से कठपुतली के धारों 1959, धागे यहाँ पे होगा, धारों नहीं, जो 1959, अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाट का चित्रण। कुणाल की आंखें 1967, जो अशोक कालीन इतिहास के वास्तविकता का चित्रण। 8वीं भंवर 1969, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा है। तांबे के पैसे 1971। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये सभी जो आपको यहाँ से देखने को मिला, ये सभी आनंद प्रकाश जैन जी के हैं। आइए आगे जो हम लोग देखेंगे वे इकबाल बहादुर
देवसरे ने मध्यकालीन इतिहास के बारे में इन्होंने कुछ लिखा, तो आइए देख लेते हैं। इनके उपन्यासों का जो विषय बनाए यह इस प्रकार है। नालंदा 1969, ओरछा का नर्तकी 1970। ओरछा का नर्तकी आप ध्यान रखेंगे बहुत बार पूछा जा चुका है। मस्तानी 1972, बेगम हजरत महल 1973, जाने आलम 1974, नवाबे मुल्क तानसेन 1978, गुलफाम मंजिल 1980। ये जो सभी है ये इकबाल बहादुर देवसरे जी के हैं। राजीव सक्सेना जी की बात करें तो इनके जो यहाँ से उपन्यास है उनमें पनिपुत्र सोमा याद रखेंगे, जो 1972 में आर्यो अनार्यो का संघर्ष का चित्रण। रामायणी 2000 में इन्होंने लिखा, जो रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि रामायणी किस क्रांति पर आधारित है, तो आप ध्यान रखेंगे। नरेंद्र कोहली हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो आतंक इनके उपन्यास है 1972 में, जो समकालीन जीवन के अपराधियों को संरक्षण देने वाली शासन तंत्र का चित्रण है। सात सहा गया दुख 1974 में है। अभ्युदय शीर्षक से 2 खंडों में यह प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखेंगे। बाकी ये सभी आपको देख लेने, यहाँ से आप ये सभी को देख लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, तो यहाँ से अभिज्ञान है जो 1981 या इंपॉर्टेंट है। कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ इसमें है। तोड़ो कारा तोड़ो, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो 1972 में स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है, जो 2 भागों में प्रकाशित, एक 1993 में। ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट्स को आप लोग। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की 4 खंडों में की, जो क्रमशः 1974 प्रथम भाग, 1975, 1978 तृतीय भाग एवं 1981 चतुर्थ भाग में प्रकाशित हुआ। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। अगला जो कल हम लोग देखेंगे, यहाँ से अगला हम लोग देखेंगे शरद पागरे का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।